नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 32, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड करंट इवेंट्स डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स, हर एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। सुबोध कुमार जायसवाल बनी सीबीआई के नए निदेशक। फ्रेंड्स, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका गठन 1942 में एज अ स्पेशल पुलिस के तौर पर किया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में 24 मई को एक स्पेशल हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और भी कुछ स्पेशल सदस्य थे, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमने भी थे। तो फाइनली मीटिंग ने डिसाइड किया कि सीबीआई के जो नए डायरेक्टर होंगे वो सुबोध कुमार जायसवाल होंगे। फ्रेंड्स, सुबोध कुमार जायसवाल जबरदस्त पर्सनैलिटी है, इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सुबोध कुमार जायसवाल जो कि सीबीआई के नए डायरेक्टर चुने गए, इन्होंने अपना करियर 1985 से स्टार्ट किया। ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, साथ ही डीजीपी महाराष्ट्र पुलिस के रह चुके हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र रह चुके हैं, साथ ही पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई ये रह चुके हैं। इनके करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है। साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ रो, पता है आपके बारे में, रो के बारे में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, 3 साल इन्होंने एज अ एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया है। साथ ही जायसवाल हैज ऑल्सो सर्व्ड इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये काम कर चुके हैं। साथ ही महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड में ये काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र की एज अ चीफ रह चुके हैं एटीएस के अंदर। ही वाज द हेड ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर बनने से पहले ये सीआईएसएफ के चीफ यानी कि हेड रह चुके हैं, सीआईएसएफ के डायरेक्टर रह चुके हैं, और अब फाइनली सीबीआई के डायरेक्टर चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। तो देखा, मतलब यार, देश की सेवा करनी हो तो ऐसा होना चाहिए। और साथ ही इनको राष्ट्रीय पुलिस पदक से भी नवाजा जा चुका है 2009 के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाम इनका देख लीजिए, सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के नए डायरेक्टर। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। आप सभी लोग जीएस पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, अमर्त्य सेन, क्योंकि ये एक ऐसे इंडियन है जिनको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है। फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इनको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के अंदर जो स्पेन का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नाम आपको बताऊंगा, वो इनको मिला है, उसकी घोषणा हो चुकी है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अमर्त्य सेन के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 3 नवंबर 1933 में हुआ था। आज इनकी उम्र 87 साल है। साथ ही अवार्ड नोबेल मेमोरियल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इनको मिल चुका है। ये साइंस में मिला था, 1998 में इनको पुरस्कार मिला था। साथ ही भारत रत्न इनको 1999 में दिया गया था। एजुकेशन इनके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, और फिलहाल ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूएस के अंदर प्रोफेसर हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अवार्ड के बारे में। इस अवार्ड का जो नाम है, स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड इसका नाम है। इसमें क्या दिया जाता है, देखिए एक बार। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन, ये इसने घोषणा की है कि ने 26 मई 2021 को कहा कि 87 वर्षीय सेन को, अमर्त्य सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से, यानी कि 20 देशों के 41 उम्मीदवार, 41 लोग नॉमिनेट हुए थे इस अवार्ड के लिए। इनको पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार में जोआन मीरो स्पेन के एक बहुत पॉपुलर पेंटर थे। जोआन मीरो की प्रतिमा दी जाएगी। साथ ही यहां पर देखिए 50,000 यूरो नगद दिए जाएंगे। इस अवार्ड में ये चीजें दी जाती हैं। तो अवार्ड का नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि दिया जा रहा है इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है संजय दत्त को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बात हो रही है यूएई और गोल्डन वीजे की, और इंडिया के किसी इंसान को यह दिया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक गोल्डन वीजा है क्या। नीचे देखिए, ये हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को यूएई सरकार यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया। यह वीजा लॉन्ग टर्म रेजिडेंस इवेंट है,
जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू हुआ। यानी कि 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद इसको चालू किया गया। जबकि वर्ष 2020 में यूएई सरकार ने इस वीजे की शुरुआत की, जिसकी समय अवधि 10 वर्ष है। 2020 से ही यूएई ने इस वीजे की शुरुआत की, यानी कि देना शुरू किया, और इसकी अवधि 10 वर्ष है। आपने सुना होगा जब भी आप किसी देश में जा रहे हो तो वीजा लेना पड़ता है। अमेरिका में जा रहे हो 1 महीने का वीजे के बारे में सुना होगा, 15 दिन, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल वीजा। लेकिन ये एक ऐसा वीजा है, इसको नाम दिया गया गोल्डन वीजा, यानी कि अगर किसी को ये दिया जा रहा है तो 10 साल तक वो उस देश में आ जा सकता है, उसको बार बार वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे ये है लॉन्ग टर्म रेजिडेंस इवेंट, इसको इसलिए कहा गया है कि यानी कि लंबे टाइम तक किसी देश का वीजा मिल जाना। तो 10 साल तक का वीजा संजय दत्त को प्रोवाइड किया गया है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार के थ्रू। तो याद रखिएगा किसको दिया गया भारत में? संजय दत्त को दिया गया, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। हाल ही में 25 मई गया है, तो इसी दिन वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाया गया। थायराइड होता क्या है? थायराइड आपके नेक के सामने यानी कि गले में एक बटरफ्लाई की शेप का एक ग्लैंड होता है। ये देख रहे हैं गले में ये एक बटरफ्लाई की शेप का एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। तो इसी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। इससे जुड़े डिजीज यानी कि इससे जुड़ी बीमारियों से रिलेटेड लोगों को जागरूक करना, ठीक है, उसके उपचारों को लेकर लोगों को जागरूक करना। ठीक है, उपचार कितना जरूरी है थायराइड का। अगर कुछ डिजीज लग जाता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका तुरंत उपचार किया जाए और इसको ऐसे ही मतलब एक नॉर्मल बीमारी मत सोचा जाए। ठीक है, इसको एक स्पेशल बीमारी सोचकर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए। इसलिए लोगों को अवेयर करना होता है। इस दिन का महत्व ये है, इसलिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके थायराइड से जुड़ी हुई बीमारी के बारे में और उनके उपचारों को लेकर। थीम का नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ ही ये दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। यहां देखिए, पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया गया। इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2008 से मनाना शुरू हुआ। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि दिवस से रिलेटेड तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हर एपिसोड में 2, 3, 4 दिवस मैं आपको कवर करा देता हूं, केवल इंपॉर्टेंट। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। जो लोग पहले देख रहे हैं मनाया जाएगा, जो लोग 31 मई के बाद देखेंगे उनके लिए मनाया गया। ठीक है, क्योंकि कल है 31 मई, तो मैं आपको एक दिन पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में 31 मई आने वाला है या फिर जा चुका होगा, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो 31 मई को अभी नहीं हर साल ही वर्ल्ड नो टैबको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मतलब समझ ही गए होंगे क्यों मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करना, स्पेशली युवाओं को जागरूक करना कि तंबाकू सेहत के लिए कितना हानिकारक है और तंबाकू को ना कहो, तंबाकू का सेवन करना बंद करो क्योंकि इससे कैंसर होता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी है कि तंबाकू को छोड़ो, इस्तेमाल करना तंबाकू को छोड़ो, इसलिए दिवस मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम था कमिट टू क्विट यानी कि सब लोग कमिट कर लो कि इस बार छोड़ना है। ये इस बार इसका थीम था। 31 थीम होगा, मतलब 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नोट कर लिया? नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। वर्ल्ड हंगर डे मतलब विश्व भूखमरी दिवस, आप इसको ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाल ही में 28 मई गई है, तो इसी दिन दुनिया भर में वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया गया। यह भी इसलिए मनाया जाता है, दुनिया भर में आज जो भूखमरी फैली हुई है उससे निजात पाने के लिए, उससे बचने के लिए। ठीक है, आज दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग भूखमरी से इफेक्टिव हैं उनको इससे बाहर निकालना, इसलिए जागरूकता फैलाना, इस दिन को मनाया जाता है 28 मई को। और फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार हैं। और इंडिया की बात करें, लास्ट ईयर 2020 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग पता चला है कि 119 देशों में से इंडिया की लगभग 107, अगर मैं सही हूं, 107 रैंक थी। तो मतलब भूखमरी के मामले में इंडिया काफी आगे है यार। नेक्स्ट है
भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वन स्टॉप सेंटर है क्या, क्योंकि भारत में ऑलरेडी कई जगह वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, वन स्टॉप सेंटर का मकसद यह है कि जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है, फिर जो महिलाएं हिंसा की शिकार हो चुके हैं, उनकी मदद करने के लिए, ठीक है, उनको उपचार चिकित्सा प्रदान करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये सेंटर जगह जगह बनाए गए हैं। और ऑलरेडी इंडिया के अंदर 700 वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि 9 अलग अलग देशों में वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे। और ये कौन करा रहा है? भारत की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ये करा रहा है। और कौन सी योजना के तहत करा रही है? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत इसको बढ़ावा दिया गया है, यानी कि वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। तो समझ गए कहां पर करेगा? अलग अलग 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर है क्या, कौन करा रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत रत्न प्रोफेसर राव को अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि प्रोफेसर राव कौन है और एनी अवार्ड 2020 क्या है और इनको क्यों दिया जा रहा है। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है प्रोफेसर राव। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है चिंतामणि नागेशा रामचंद्रा राव, ये इनका पूरा नाम है और ये एक इंडियन केमिस्ट हैं। फ्रेंड्स, ये स्पेशली रिसर्च कर रहे हैं जो मानव की एकमात्र एनर्जी है हाइड्रोजन के ऊपर, ये रिसर्च कर रहे हैं। ज्यादातर हाइड्रोजन के भंडारण के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। तो इनका जो काम है स्पेशली आजकल वो हाइड्रोजन के फील्ड में किया जा रहा है और ये एक इंडियन केमिस्ट है। इनका जन्म 30 जून 1934 में हुआ था और 86 साल इनकी आज उम्र हो चुके हैं। बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी इनकी इंडियन है, लेकिन इंडियन ब्रिटिश इनको कहा जाता है। ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मटेरियल साइंस से बिलोंग करते हैं। अवार्ड इनको बहुत सारे ऑलरेडी मिल चुके हैं। पद्मश्री 1974, पद्म विभूषण 1985, भारत रत्न 2030 और भी काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं। नेशनल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक मेरिट 2012 और इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 भी इनको मिलने जा रहा है, मतलब सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, और डिटेल से जान लेते हैं अवार्ड के बारे में। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड है क्या? इस पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार कहा जाता है इसको, मतलब उनको दिया जाता है जो कि एनर्जी के फील्ड में काम कर रहे हैं। इस ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, यानी कि जो ऊर्जा एनर्जी अनुसंधान क्षेत्र है उसके फील्ड में इसको, मतलब उसके फील्ड का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और इसीलिए प्रोफेसर राव को दिया जा रहा है क्योंकि वे एक इंडियन केमिस्ट है और हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसके ऊपर ये फिलहाल काम कर रहे हैं। एनी अवार्ड 2020 रोम के क्विरिनल पैलेस में 14 अक्टूबर 2021 को आयोजित एक आधिकारिक समारोह के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें इटली गणराज्य के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला शामिल होंगे। समझ गए कहां पर दिया जाएगा और कब दिया जाएगा? 14 अक्टूबर को दिया जाएगा। यह एनी वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के महत्व का गवाह है, मतलब एक साइंटिस्ट एनी रहे थे जिनके नाम पर यह अवार्ड बनाया गया है। इस पुरस्कार में नगद राशि और विशेष रूप में ढाला गया स्वर्ण पदक दिया जाता है, यानी कि ऐसा एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक प्रॉपर धनराशि दी जाती है। समझ गए? तो अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसको दिया गया? वो प्रोफेसर राव को दिया गया, जो कि एक इंडियन केमिस्ट है। ऑलरेडी भारत रत्न इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया। फ्रेंड्स, बात हो रही है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वेन है। ठीक है, इन्होंने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद लैब के अंदर एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट, मिनी आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया है, जो कि एक 25 दिन का छोटा बच्चा होता है, यानी कि जो नवजात शिशु होता है 25 दिन का, उसका जो हार्ट जिस तरीके से काम करता है उसका एज अ डुप्लीकेट इन्होंने एक आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया है। ये जो तिल का एक छोटा सा कण होता है ना, तिल जो होता है उसके बराबर है, यानी कि छोटा सा। ये तो ओरिजिनल हार्ट ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल हार्ट इन्होंने बनाया वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। तो न्यूज काफी ज्यादा वायरल है, न्यूज चैनल के ऊपर या फिर न्यूज़पेपर में आपने देख लिया होगा, और आगे भी जाकर इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से देश के वैज्ञानिकों ने मिनी आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया है। तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, मिनी हार्ट इसको कहा गया है।
नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। हाल ही में नासा ने घोषणा कर दिया कि हम अपना पहला मोबाइल रोबोट भेज रहे हैं 2023 पर। 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट ये भेजेंगे, यानी कि चंद्रमा के जो दक्षिणी या फिर निचले भाग पर जो बर्फ वगैरह है उसके बारे में जानकारी के लिए, साथ ही और भी काफी सारी चीजों के लिए ये रोबोट भेजा जा रहा है नासा के थ्रू। स्पेशली जो चांद की निचली सतह यानी कि जो दक्षिणी भाग है वहां पर ये भेजा जाएगा। तो इसको नाम दिया गया है मोबाइल रोबोट टू मून। नासा इसको भेज रहा है 2023 में। नेक्स्ट है, और ये पहला रोबोट है, भारत सरकार का बड़ा फैसला, LAC पर तैनात होंगे नए इजरायली हेरोन ड्रोन। फ्रेंड्स, हाल ही में आपने न्यूज वगैरह में देखा ही होगा कि भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि जो LAC यानी कि जो भारत और चीन का जो बॉर्डर पड़ता है लद्दाख के पास, वहां पर मतलब ये ड्रोन लगाए जाएंगे। ठीक है, जो इजरायली स्पेशल ड्रोन है, लगभग 4 ड्रोन वहां पर लगाए जाएंगे, यानी कि जो बॉर्डर है उसके आसपास जो मतलब निगरानी रखने के लिए कुछ आपराधिक घटना तो नहीं हो रही है, इसलिए ये ड्रोन वहां पर LAC पर लगाए जाएंगे। ये अब तक आ जाते 4 ड्रोन आने हैं इजराइल से, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिलहाल इनकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन जल्द ही इनकी डिलीवरी होने वाली है। क्वेश्चन बनेगा कि ड्रोन है क्या? हेरोन ड्रोन इनको नाम दिया गया है, साथ ही LAC पर इनको तैनात किया जाएगा। इजराइल से ये ड्रोन आ रहे हैं, और ये ड्रोन किस कंपनी ने बनाए हैं? इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, IAI, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इन ड्रोन को बनाया है। इस टाइप के ड्रोन दिखाई देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी। फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने एक बिल निकाला है और इसको मंजूरी दी जा चुकी है, यानी कि लागू हो चुका है हरियाणा के अंदर संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल 2021। अब इस बिल के अकॉर्डिंग होगा क्या, यानी कि जो मतलब कुछ भी रैली वगैरह होती है राज्य के अंदर, या फिर कुछ भी मतलब कुछ बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, उस प्रदर्शन में अगर सरकारी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है सरकारी संपत्ति को, तो उसका भुगतान वसूला जाएगा जिसने उनको डैमेज किया है। तो सरकार के पास एक अधिकार होगा कि वो वसूल सकती है उस संपत्ति का, मतलब जितना डैमेज हुआ, जितना नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का, उसको वसूल सकती है उन लोगों से। तो ये सरकार के पास अधिकार होगा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। ये ऑलरेडी इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो चुका है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, आपको पता है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कर चुके और वसूल भी चुके हैं। कुछ ऐसी घटनाएं ऑलरेडी हुई थी, मतलब जो नुकसान किया है लोगों ने, उनसे वसूला है उन्होंने। तो ये बिल धीरे धीरे और भी राज्यों के अंदर होने वाला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर हुआ है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि संपत्ति क्षति वसूली विधेयक है क्या। तो समझ गए, कुछ भी प्रदर्शन या फिर रैली होती है उस दौरान अगर देश की या फिर राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही है, तो उसकी प्रॉपर वसूली की जाएगी जिन लोगों ने उसको नष्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया एक एवरी संडे आप लेकर आते हो, हफ्ते में एक दिन लेकर आते हो, और इसमें भी 12-13 ही करंट इवेंट आप कवर कराते हो। देखिए फ्रेंड्स, करंट इवेंट कराने को तो कवर कराने को तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, डेली 30-40 करंट इवेंट बनते हैं, लेकिन उनका फायदा नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, पूरे हफ्ते हम डीप एनालिसिस करते रहते हैं, एक एक दिन देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो ही करंट इवेंट आपके लिए लेकर आते हैं। फालतू का चीज कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, तरीके से पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। तो इंपॉर्टेंट ही मैं आपके लिए लेकर आता हूं। किसी दिन, किसी हफ्ते, किसी संडे ऐसा हो जाता है कि 16-17 करंट इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 16-17 आ जाते हैं, किस दिन 20 भी आ जाते हैं, किस दिन 10 रह जाते हैं, किस दिन 12, किस दिन 15। तो ऐसा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होते रहता है। तो आज जितने मैंने आपको कवर कराए यही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए यही मैंने आपके सामने कवर करा दिए। और आज तबियत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से आप मुझे डाउन भी देख रहे होंगे। तो चलिए यार, पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।